गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में। एजम्पशंस किसे कहते हैं? एजम्पशंस का मतलब होता है माना गया। एजम्पशंस का क्या मतलब होता है? एजम्पशंस का मतलब होता है माना गया। और जो चीज हम मान रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ अ सन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ अ सन। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। अब आप ये सोचिए कि क्या एज कभी भी एक्स हो सकता है? क्या एज कभी भी एक्स हो सकता है? एज या तो 1 साल होगा, 2 साल होगा, 10 साल होगा, 20 साल होगा, 25 साल होगा, मगर एक्स तो नहीं होगा। मगर एक्स हम लोग यूज करते हैं वो वैल्यू को डिराइव करने के लिए, और उसको हम एक्स को मान लेते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में कुछ एजम्पशंस है जो सही नहीं होता है या सही नहीं कर सकते हैं, मगर हम उसको मान लेते हैं आगे के प्रोसेस को फॉलो अप करने के लिए। तो हमारा जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है। क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है। अब आप बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहे हैं सर, ये अलग अलग कैसे हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है, होटल का बिजनेस है। होटल का बिजनेस ले लेते हैं हम लोग। अब आपने उस होटल के बिजनेस में देखे कि आपको कंज्यूमर्स बहुत आ रहा है, कस्टमर्स बहुत आ रहा है, तो आपने एक टीवी खरीद लिया। क्या खरीदा? टीवी खरीद लिया, और टीवी आपने उस होटल में लगा दिया, और एक टीवी आपने अपने घर में लगाया। तो क्या जो टीवी आपने घर में लगाया वो बिजनेस का खर्च है या नहीं है? ऑब्वियस सा बात है, ये बिजनेस का खर्च तो है नहीं। जो टीवी आपने होटल में लगाया, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया, वो आपका बिजनेस खर्च है। मगर जो टीवी आपने घर में लगाया वो घर का खर्च है, वो बिजनेस का खर्च नहीं है। एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं उसके लिए। आप जो भी चीज खर्च कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं वो आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने घर के लिए। आप अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जितनी सारी खर्चे कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने घर के लिए। यदि आप सैलरी देते हैं अपने स्टाफ को, क्या देते हैं? सैलरी देते हैं अपने स्टाफ को, तो क्या बिजनेस का खर्च है या घर का खर्च है? ऑब्वियस सा बात है, बिजनेस का खर्च है। होता तो दोनों एक ही है, होता एक ही है। बिजनेसमैन से ही बिजनेस है। यदि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और किसी को कहता हूं कि मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग चीज है, तो ये ऐसा है नहीं। मगर फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? बिजनेस अकाउंटिंग एजम्पशंस। क्या हमने पढ़ा था? एजम्पशंस। है नहीं मगर मान लिया गया है नहीं मगर मान लिया गया है। और क्यों माना गया है? अपने सहूलियत के लिए, अपने सहूलियत के लिए।
जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी 2 मिनट पहले कि लेट द एज ऑफ राम बी एक्स, लेट द एज ऑफ राम बी एक्स। तो राम का एज तो कभी एक्स हो नहीं सकता है, मगर एक्स का कोई वैल्यू निकालने के लिए, कुछ एज निकालने के लिए हमने उस वैल्यू को, एज को एक्स मान लिया। इसी तरह बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। सेकंड कंसेप्ट हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है हमारा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या करता है? मान लीजिए आपके कंपनी में 100 स्टाफ है और 100 के 100 स्टाफ बहुत ईमानदार हैं। क्या है? 100 के 100 स्टाफ बहुत ईमानदार है। उसमें से कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ बहुत ज्यादा होंगे। मगर क्या इस ईमानदारी को आप अपने बही खाते में दिखा सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि राम का ईमानदारी 100 रुपए का है, मोहन का ईमानदारी 1000 रुपए का है? क्या इसको आप लिख सकते हैं कि अपने अकाउंट्स में? नहीं लिख सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में डिनोट कर सकते हैं, सिर्फ वैसे ही ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने बिजनेस खाते में रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो ऑलराउंडर है, मतलब वो सारे काम करता है, मार्केटिंग का भी काम देख लेता है, फिनांस का भी काम देख लेता है, सेल्स का भी काम देख लेता है, ऑपरेशन का भी काम देख लेता है। तो क्या एक ऑलराउंडर एम्प्लॉय होने, कंपनी में होने से कंपनी को कुछ फर्क पड़ती है? आप कहेंगे ऑब्वियसली फर्क पड़ती है सर, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। मगर क्या इस ऑलराउंडर, ये जो परफॉर्मेंस है, क्या इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि इसका ऑलराउंडर या इसका परफॉर्मेंस 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का? नहीं दिखा सकते हैं। मगर हम उनको यदि सैलरी देते हैं, वो सैलरी तो हम दिखा सकते हैं, ऑब्वियस सा बात है, दिखा सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि वही ट्रांजैक्शन, वो सारे ट्रांजैक्शन जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी रूप में हम उसको दिखा सकते हैं, वैसे सारे ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस में इंक्लूड करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ब्रैकेट में देख रहे होंगे, यहां दो वर्ड है, पॉजिटिव और इनफाइनाइट पीरियड। पॉजिटिव और इनफाइनाइट पीरियड। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो कोई एक निश्चित समय के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग जीवन भर करते रहेंगे। तो अब यदि हम कोई बिजनेस जीवन भर करते रहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें दो चीजें आनी चाहिए। हम बिजनेस लंबा कैसे कर सकते हैं? जब हम पॉजिटिव होंगे। यदि नेगेटिव है तो बिजनेस बंद कर देंगे। क्योंकि हम पॉजिटिव है इसलिए बिजनेस को हम लोग साल दर साल करते जाएंगे। और कब तक करेंगे? इनफाइनाइट पीरियड। कब तक? इनफाइनाइट पीरियड। मतलब कोई उसका एक निश्चित समय नहीं है। जैसा कि हम रिलायंस के केस में देख सकते हैं, धीरूभाई अंबानी, अभी मुकेश अंबानी, फिर शायद मुकेश अंबानी के बेटे वो बिजनेस करेंगे। मतलब वो बिजनेस चलता जाएगा। और बिजनेस क्यों चलेगा? क्योंकि हम अपने बिजनेस के बारे में पॉजिटिव रखते हैं, हमारा बिजनेस आगे चलेगा, ये हम लोग भविष्य में इस बात को सोचते हैं और हम उनके उस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव रहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। देखिए, हम लोग ऐड आप देखते होंगे, बजाज का ऐड, पल्सर का ऐड आ रहा है टीवी में, ठीक है ना।
तो कंपनी क्या सोच रही है कि कंपनी बिजनेस भविष्य में करेगी, उसको मालूम है कि कंपनी भविष्य में रहेगी, इसलिए वो आज ऐड दे रही है कंपनी टीवी पे। जैसे रेंट पेड करते हैं हम लोग। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपने जियो का रिचार्ज कराया। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेसमैन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आपने जियो का एक रिचार्ज कराया है, वैलिडिटी कितना, 3 महीने का। तो आप 3 महीने का वैलिडिटी आज के दिन में आप रिचार्ज करा रहे हैं 3 महीने के वैलिडिटी के साथ। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 3 महीने तक मैं इस जो मैंने रिचार्ज कराया है उसका फायदा मैं लूंगा। तो क्या है, आप पॉजिटिव है उसके बारे में। क्या है? पॉजिटिव है उसके बारे में। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो जियो आपको 1 साल का रिचार्ज दे रहा है। कितने साल का? 1 साल का कोई एक रिचार्ज दे रहा है, शायद 1299 रुपए में। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी आज के दिन में आपको 1 साल का रिचार्ज दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ये जानती है, कंपनी ये समझती है, कंपनी का ये विजन है कि वो 1 साल तक बरकरार रखेगी अपने आप को। तो कंपनी अपने बारे में पॉजिटिव है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं। बहुत सारा जगह आपने देखा होगा कि रेंट एडवांस में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, कि 1 महीने का पेमेंट लेने के बजाय मैंने 10 महीने का पेमेंट एक साथ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं 10 महीने और बिजनेस करूंगा। मैं अपने कंपनी के बारे में पॉजिटिव हूं। तो इसी को हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है उसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ही निकल के आया हुआ है। इसमें 2 वर्ड आप देख रहे होंगे, एक है पीरियड वाइज और एक है स्पेसिफिक रजिस्टर। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको उसका। मान लीजिए आपने नर्सरी में एडमिशन लिया। नर्सरी में आपने एडमिशन लिया और आपके पेरेंट्स को कहा जाए कि आज नर्सरी में बच्चे का एडमिशन हुआ है, इसका रिजल्ट जो बोर्ड होगा, 10th का बोर्ड होगा, उसमें जो मार्कशीट आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। आप 1 से 10 तक पढ़ाते जाइए, बीच में रिजल्ट का कोई मायने नहीं रखता है। तो आप सिर्फ पढ़िए और रिजल्ट आपको 10th में मिलेगा। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि मान लीजिए आपने 1 साल आपने नर्सरी पढ़ा, तो नर्सरी में आप एग्जाम दीजिएगा, उसका रिजल्ट KG 1 पढ़िएगा, 1 का फाइनल ईयर का एग्जाम का रिजल्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब हर साल आपको रिजल्ट चाहिए। हर साल क्या चाहिए? आपको रिजल्ट चाहिए। तो वही है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं। अभी 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है और मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं। अभी आपकी उम्र मान लीजिए कि 20 साल है और आप यहां से 40 साल बिजनेस चलाइएगा और 60 साल हो जाएगा। तो क्या ये फायदा है 60 साल बाद ये जानने में कि मैंने कितना कमाया है? या आपको हर साल ये जानने की जरूरत है कि 2020 में मैंने कितना बिजनेस किया, 2021 में मैंने कितना बिजनेस किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये आप कब जान पाइएगा? जब आप अपने पूरे बिजनेस लाइफ को कुछ सालों में डिवाइड कर दीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट।
और पूरे साल को आपको डिवाइड करने के लिए एक पीरियड वाइज उसका डाटा बनाना पड़ेगा। और ये पीरियड वाइज डाटा किस तरह से बनता है, या तो वो कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। अब कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अंतर क्या होता है? बेसिक हम लोग यदि समझे तो दोनों 12 मंथ्स के होते हैं, मगर जनरली जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर या दिवाली टू दिवाली होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? यदि मैं इंडिया के संबंध में बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर आप लोग देखते होंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मार्च में आप लोग देखते ही होंगे कि जितने सारे बैंक्स हैं या सरकारी कार्यालय हैं, जल्दी उन लोग मार्च में कोई भी काम नया नहीं करते हैं, क्योंकि जो साल भर उन्होंने ट्रांजेक्शन्स किया वो साल का एंडिंग होता है। मार्च जो होता है फाइनेंशियल में साल का एंडिंग होता है, तो उस दिन वो साल भर जो भी किए उसका पूरा लेखा जोखा बैलेंसिंग वो लोग फाइनेंशियल ईयर में मार्च में करते हैं। तो जनरली क्या है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और कैलेंडर ईयर ये भी मतलब 12 महीने का ही होता है। ये जनवरी टू दिसंबर या दिवाली बहुत सारे बिजनेसमैन इसको फॉलो अप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बाकी और सारे एजम्पशंस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।